इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बने हुए हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आज हम PSQ7 इंसिडेंट एंड सेंटिनल इवेंट रिपोर्टिंग पॉलिसी डिस्कस करेंगे। PSQ7 इंसिडेंट एंड सेंटिनल रिपोर्टिंग पॉलिसी में बताया गया है कि हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स, एम्प्लॉइज और विजिटर्स को अगर किसी इंसिडेंट की वजह से कोई चोट पहुंचती है तो हॉस्पिटल तुरंत ऐसे इंसिडेंट्स की असेसमेंट कैसे करता है और ऐसे इंसिडेंट्स के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। इस पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि ऐसे इवेंट्स में स्टाफ के रिस्पॉन्स को और ऐसे इवेंट्स को कैसे एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इस पॉलिसी में यह भी बताया गया है कि ऐसे इंसिडेंट्स किन कारणों की वजह से होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है और भविष्य में ऐसे इंसिडेंट और ना हो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाते हैं। हॉस्पिटल जस्ट कल्चर नाम के एनवायरनमेंट को एनकरेज करता है या प्रमोट करता है। जस्ट कल्चर एनवायरनमेंट के अनुसार मिस्टेक्स या गलतियां अकेले किसी आदमी की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि गलत तौर तरीकों की वजह से गलतियां होती हैं। जस्ट कल्चर एनवायरनमेंट के मुताबिक इंसिडेंट एनालिसिस में किसी भी आदमी को दोषी ना ठहरा के तौर तरीकों या प्रोसेसेस में जरूरी बदलाव किए जाते हैं ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ किसी भी इंसिडेंट को देखता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म को कंप्लीट करे और उसे क्वालिटी डिपार्टमेंट में जमा करें। जब भी किसी पेशेंट, एम्प्लॉय या विजिटर को कोई चोट आए तो एक इंसिडेंट रिपोर्ट का भरा जाना जरूरी है। यदि हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है या पेशेंट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो भी इंसिडेंट फॉर्म का भरा जाना जरूरी है। इंसिडेंट रिपोर्ट को पूरी तरह से भरना जरूरी है, जिसमें पेशेंट का UHID नंबर, पेशेंट की यूनिट, जिस तारीख पे चोट लगी है और किस समय चोट लगी है, ऐसी सारी जानकारी भरी जानी चाहिए। ऐसे इंसिडेंट जिनमें हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान किसी पेशेंट के द्वारा किया गया हो या हॉस्पिटल के किसी स्टाफ या दूसरे पेशेंट को किसी दूसरे पेशेंट ने नुकसान पहुंचाया हो, वहां पे दोनों पेशेंट का हॉस्पिटल UHID नंबर नोट करना जरूरी है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस से बने हुए डेटा को सेफ्टी कमेटी हर महीने अपनी मीटिंग में एनालाइज करती है। क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास सभी इंसिडेंट रिपोर्ट्स का एक डेटाबेस रहता है। सभी इंसिडेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज करके एक सीवियरिटी रेटिंग दी जाती है जो कि उस इंसिडेंट की गंभीरता या सीरियसनेस पे डिपेंड करती है। पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, क्वालिटी डिपार्टमेंट और सेफ्टी कमेटी के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाता है ताकि भविष्य में ऐसे इंसिडेंट ना हो। सभी एम्प्लॉइज या हॉस्पिटल स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जैसे ही उन्हें किसी इंसिडेंट के बारे में पता चले तो वो उसके लिए इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरें। किसी भी इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म को भर के अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले कंप्लीट करें। सभी इंसिडेंट के बारे में एम्प्लॉय या हॉस्पिटल स्टाफ अपने सुपरवाइजर को जरूर बताएं। ऐसे किसी भी इंसिडेंट जिसमें पेशेंट, स्टाफ या विजिटर को चोट आई है, उन सभी के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे वो चोट गंभीर हो या मामूली। अब हम बात करेंगे इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहला सेक्शन है रिपोर्टिंग। सभी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना जरूरी है, चाहे उनकी वजह से पेशेंट या स्टाफ को कोई नुकसान पहुंचा हो या नहीं। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ जिसे इंसिडेंट के बारे में पता हो वो इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकता है। सभी इंसिडेंट फॉर्म्स को क्वालिटी डिपार्टमेंट या पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर के पास जमा किया जाता है। सभी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म्स क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल रहते हैं, जिन्हें की सिंपल लैंग्वेज में आराम से भरा जा सकता है। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग के बाद इंसिडेंट्स के लिए इमीडिएट रिस्पांस क्या होता है। ऐसे सभी इंसिडेंट जिसमें किसी को चोट पहुंची है
उसमें इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद चोट को क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है और ये डिटेल डॉक्यूमेंट की जाती है। अगर किसी इंसिडेंट में किसी स्टाफ, पेशेंट या विजिटर को चोट आई है तो उन्हें जरूरी ट्रीटमेंट तुरंत दिया जाता है और अगर कोई सेफ्टी रिलेटेड इशू है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है ताकि उससे जनरल पब्लिक या बाकी लोगों को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो। इंसिडेंट्स को दोबारा रोकने के लिए डिटेल्ड करेक्शंस बाद में भी की जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे एनालिसिस की। पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी कमेटी और क्वालिटी डिपार्टमेंट सभी रिपोर्ट किए गए इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हैं। इंसिडेंट्स को एनालाइज करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट, जो लोग इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे या जिनको इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में पता है, उन सभी से इनपुट लिए जाते हैं। जहां तक संभव हो सके, अगर इंसिडेंट में कोई पेशेंट या और स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं तो उनसे भी इनपुट लिए जाते हैं। मंथली बेसिस पर सेफ्टी कमेटी एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाती है जिसमें सभी इंसिडेंट्स को कैटेगरी वाइज दिखाया जाता है। एनालिसिस के बाद जरूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं ताकि भविष्य में ऐसे इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। इंसिडेंट्स और उनसे जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए पेशेंट से फीडबैक कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है जिसमें कि पेशेंट भी ऐसे किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है। सभी फीडबैक फॉर्म्स को हर हफ्ते फ्रंट ऑफिस का स्टाफ एनालाइज करता है और इसकी एनालिसिस क्वालिटी डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। इंसिडेंट की एनालिसिस के बाद इंसिडेंट एक नियर मिस पाया गया है या वो एक एडवर्स इवेंट था, इसके बारे में सारी जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स को पहुंचाई जाती है। इंसिडेंट्स को एनालाइज करने के बाद उनकी गंभीरता के हिसाब से उन्हें नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट या सेंटिनल इवेंट में कैटेगराइज या क्लासिफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेंटिनल इवेंट्स की। ऐसे सभी इंसिडेंट जिन्हें की सेंटिनल इवेंट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, उनकी प्रीलिमिनरी एनालिसिस या इनिशियल एनालिसिस को मैक्सिमम 7 दिनों की लिमिट के अंदर एनालाइज करना होता है और एनालिसिस के बाद बताए गए करेक्शंस को इमीडिएटली और 24 घंटे के अंदर अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है। नीचे लिखे गए इवेंट्स को सेंटिनल इवेंट्स में कैटेगराइज किया जाता है। इसमें पहली कैटेगरी है सर्जिकल इवेंट्स, जैसे कि रॉन्ग बॉडी पार्ट पे सर्जरी करना, रॉन्ग पेशेंट की सर्जरी करना, किसी पेशेंट पे रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर करना, सर्जरी या प्रोसीजर के बाद किसी पेशेंट के ऑर्गन्स में किसी रिटेन्ड इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट का मिलना, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान या तुरंत बाद किसी पेशेंट की मौत हो जाना, किसी एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट के कारण किसी पेशेंट की मौत हो जाना। सेंट्रल इवेंट्स की नेक्स्ट कैटेगरी है डिवाइस और प्रोडक्ट रिलेटेड इवेंट। किसी कंटेमिनेटेड ड्रग, डिवाइस या हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड कराए गए किसी और प्रोडक्ट की वजह से किसी पेशेंट की डेथ या सीवियर डिसेबिलिटी होना, किसी मेडिकल इक्विपमेंट या डिवाइस के ब्रेकडाउन, फेलियर या खराब हो जाने के कारण किसी पेशेंट की डेथ या सीवियर डिसेबिलिटी होना, इंट्रावास्कुलर एयर एम्बोलिज्म के कारण किसी पेशेंट की मौत या सीवियर डिसेबिलिटी होना भी डिवाइस और प्रोडक्ट इवेंट में एज अ सेंटिनल इवेंट कैटेगराइज किए जाते हैं। सेंटिनल इवेंट्स की अगली कैटेगरी है पेशेंट प्रोटेक्शन इवेंट। किसी बच्चे का गलत आदमी को डिस्चार्ज कर देना, पेशेंट के हॉस्पिटल से भाग जाने के कारण उसकी मौत या सीवियर डिसेबिलिटी होना, पेशेंट के द्वारा सुसाइड करना या सुसाइड की कोशिश करना या पेशेंट के द्वारा अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ऐसा कोई भी इंसिडेंस जिसमें ऑक्सीजन के लिए लगाई गई पाइपिंग या लाइन में किसी गलत गैस या और किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के आ जाने की वजह से पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से बीमारी या सीरियस डिसेबिलिटी का होना। सेंट्रल इवेंट्स की अगली कैटेगरी है एनवायरमेंटल इवेंट्स। किसी भी कारण से
पेशेंट को कोई बर्न होना, स्लिप ट्रिप या फॉल यानी कि गिरने से, या किसी इक्विपमेंट से इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, या पेड्रिल या रिस्ट्रेंट के इस्तेमाल की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होना या सीरियस डिसेबिलिटी हो जाना। सेंट्रल इवेंट्स की अगली कैटेगरी है केयर मैनेजमेंट इवेंट। एबीओ इनकम्पैटिबल ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के कारण पेशेंट की डेथ हो जाना या सीरियस डिसेबिलिटी होना। एक लो रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी या लेबर के बाद मां की मौत या सीरियस डिसेबिलिटी हो जाना। मेडिकेशन एरर जैसे कि ओमिशन एरर, डोजेज एरर, रॉन्ग टाइम एरर, रॉन्ग रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर, रॉन्ग पेशेंट एरर की वजह से पेशेंट को कोई सीरियस डिसेबिलिटी होना। पेशेंट की ट्रीटमेंट या पेशेंट की किसी एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट के रिस्पॉन्स में डिले होने की वजह से पेशेंट की डेथ या किसी सीरियस डिसेबिलिटी का होना। सेंट्रल इवेंट की अगली कैटेगरी है क्रिमिनल इवेंट्स। ऐसा कोई इंसिडेंट जहां पे कोई आदमी अपने आप को क्लिनिकल मेंबर या स्टाफ बताकर, जो कि वो वास्तव में नहीं है, पेशेंट को केयर दे रहा हो। किसी पेशेंट का अपहरण हो जाना, हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में किसी पेशेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होना, हॉस्पिटल की प्रेमाइसेस में किसी पेशेंट के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के कारण या किसी और क्राइम के कारण पेशेंट की डेथ होना या उसको कोई गंभीर चोट आना। ये सब इवेंट्स सेंटिनल इवेंट माने जाते हैं। सेंटिनल इवेंट्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी सेफ्टी कमेटी की होती है। हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी हॉस्पिटल के सीईओ या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करती है। इस सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन हैं मेडिकल डायरेक्टर, जो कि क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर भी हैं। को चेयरमैन हैं हेड क्वालिटी, कन्वीनर हैं हॉस्पिटल सेफ्टी ऑफिसर या पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, और इसके मेंबर्स हैं मेडिसिन कंसल्टेंट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की कंसल्टेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रेडियोलॉजिकल सेफ्टी ऑफिसर, लैब इंचार्ज, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, बायोमेडिकल इंचार्ज, मेंटेनेंस के हेड, नर्सिंग सुपरवाइजर, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, क्वालिटी मैनेजर, हाउसकीपिंग इंचार्ज और बाकी कोई कोऑप्टेड मेंबर जिसे कि मीटिंग में बुलाना हो। इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि ये सभी सेंटिनल इवेंट्स की रूट कॉज एनालिसिस करें और एक एक्शन प्लान बनाए जिससे कि हॉस्पिटल में दोबारा ऐसे सेंटिनल इवेंट ना हो पाए। अब हम बात करेंगे सेंटिनल इवेंट्स के एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है। हॉस्पिटल की सेफ्टी कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो सभी सेंटिनल इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करें और 24 घंटे के अंदर इनका रूट कॉज एनालिसिस कंप्लीट करें और 7 दिन के अंदर इस रूट कॉज एनालिसिस के हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाएं ताकि सेंट्रल इवेंट के दोबारा होने की संभावना को कम या खत्म किया जा सके। सेफ्टी कमेटी की जिम्मेदारी है कि रूट कॉज एनालिसिस और एक्शन प्लान बनने के बाद रूट कॉज एनालिसिस और एक्शन प्लान की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल के हेड को सबमिट करें। अब हम बात करेंगे रूट कॉज एनालिसिस की। सेंटिनल इवेंट के रूट कॉज एनालिसिस का पर्पस है कि ये पहचान की जा सके कि सेंटिनल इवेंट क्यों और किन कारणों की वजह से हुआ। रूट कॉज एनालिसिस हॉस्पिटल के सिस्टम्स और प्रोसेसेस की कमियों को अनकवर करता है। जब भी संभव होता है रूट कॉज एनालिसिस के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस में समय लगता है, इसलिए किसी भी इंसिडेंट के बाद इमीडिएट रिस्पांस तुरंत ले लिया जाता है। इसके बाद सेफ्टी कमेटी एक वर्क प्लान बनाती है जिसमें उन सभी चेंजेस को नोट किया जाता है जो कि सेंट्रल इवेंट को दोबारा से ना होने देने के लिए इंप्लीमेंट करने जरूरी है। इन सभी चेंजेस की टारगेट डेट भी तय की जाती है। रूट कॉज एनालिसिस करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि सेफ्टी कमेटी हॉस्पिटल के सिस्टम्स और प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। किसी भी इंसिडेंट या सेंट्रल इवेंट का रूट कॉज एनालिसिस करते हुए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर कम ध्यान दिया जाता है, यानी कि किसी आदमी की गलती निकालने पर कम ध्यान दिया जाता है
और हॉस्पिटल के सिस्टम और प्रोसेसेस को ज्यादा मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी भी इंसिडेंट या सेंट्रल इवेंट की एनालिसिस के दौरान अगर कोई पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो उसे हॉस्पिटल के रिस्क मैनेजमेंट प्लान में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि सेंटिनल इवेंट से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल सुपरिटेंडेंट या उनके द्वारा सुझाए गए व्यक्ति ही पेशेंट या पेशेंट की फैमिली को सेंटिनल इवेंट के एनालिसिस की आउटकम के बारे में बता सकते हैं। एक बार जब किसी इंसिडेंट को सेंटिनल इवेंट घोषित कर दिया जाता है तो उससे जुड़ी सभी जानकारी कॉन्फिडेंशियल हो जाती है और किसी भी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय या कमेटी मेंबर को ये अलाउड नहीं है कि वो इस तरह की कोई भी जानकारी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से शेयर करें। पेशेंट की फैमिली, पुलिस, मीडिया या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सेंटिनल इवेंट से जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि सेंटिनल इवेंट की अकरेंस, उसके एनालिसिस का प्रोसेस और उसके आउटकम के बारे में कोई भी जानकारी लीगल एडवाइजर की सलाह पे ही दी जाती है। रूट कॉज एनालिसिस के हिसाब से जरूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन इंप्लीमेंट किए जाते हैं ताकि सेंटिनल इवेंट दोबारा ना हो सके। जब भी संभव होता है तो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को सभी स्टेक होल्डर्स को बताया जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स को सेंटिनल इवेंट्स के बारे में क्या क्या जानकारी दी जाती है। सेंट्रल इवेंट की इंसिडेंट एनालिसिस पूरी होने के बाद सभी स्टेक होल्डर्स को इंसिडेंट की क्लासिफिकेशन, इंसिडेंट की एनालिसिस, उसके रूट कॉज, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान्स, पॉलिसी और प्रोसेस में अगर कोई अपडेशन की जरूरत है तो उसके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट प्लान में अगर किसी अपडेशन की जरूरत है तो उसके बारे में बताया जाता है। इस बारे में एक डिटेल्ड समरी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की जाती है। सेंटिनल इवेंट की इंसिडेंट एनालिसिस के बाद पेशेंट सेफ्टी के लिए गए करेक्टिव एक्शंस, नेसेसरी चेंजेस के बारे में पेशेंट, एम्प्लॉय और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बताया जाता है।